अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए पोलिंग में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। पहला फेज़ जो है उसमें आज़ाद जो मीरपुर डिवीजन है वहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा मरहला होगा। इस पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने देखा कि मरकज़ी जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भरपूर अंदाज में अपनी सियासी मुहिम चलाई गई, ऐलानात किए गए, वादे किए गए और ये सब कुछ जो है पूरे भरपूर जो प्रोटोकॉल है उसके दरमियान होता रहा। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ शिकायत भी रही कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से। इलेक्शन से सिर्फ ये 2 दिन पहले, पहले फेज से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद कश्मीर है उसको कहने की आँख खुल गई है। ज़ाब्ते अखलाक के हवाले से उन्होंने सियासी जमातों को याद दहानी कराई है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का कहना है आम इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी और सूबाई वज़रा इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं मगर सरकारी प्रोटोकॉल और वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी मशीनरी को इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल करना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी जो है कंसिडर किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान नई तरक्याती स्कीमों या माली पैकेजेस का ऐलान ममनू करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से खिलाफ वर्जी की सूरत में वफाकी या सूबाई हुकूमत की जानिब से भेजी गई गाड़ियाँ, सामान, इमदादी अशिया जब्त कर ली जाएंगी। ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर का। मतलब वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं जिसकी भरपूर जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। हमने देखा कि इस पूरी सूरत हाल में जहाँ मरकज़ की कई सियासी जमातें वहाँ पर इंतखाबी मुहिम चलाती रही हैं और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से एक दूसरे के बारे में शिकायत भी करती रही, इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मंजर आम से गायब नज़र आई है। मतलब पूरी पिक्चर से ही कश्मीर में आउट नज़र आई। उसका फोकस बानी PTI जो जेल में है उनकी आज़ादी है। 5 अगस्त को उनको 3 साल जो है जेल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से कारकुनान को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है और इस बार दोबारा से अपने होम ग्राउंड पेशावर में जलसा करने का फैसला किया गया है। CM साहब वो बता रहे हैं कि दोबारा से तहरीक करनी है, कुछ सेमीफाइनल, फाइनल, कुछ इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा ये भी आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास एक ही तरीका है और वो है जिसकी इजाजत हमें हमारा आईन देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं और वो आखिरी ऑप्शन है। 5 अगस्त का जलसा आम जलसों की तरह नहीं होगा, फैसला कुन जलसा है और उसमें फैसले होंगे। इस जलसे को कामयाब करने के लिए आप लोगों ने भरपूर किरदार अदा कर, आप सब पर बड़ी जिम्मेदारी आती क्योंकि ये जलसा सेमीफाइनल है और ये सेमीफाइनल इंशाअल्लाह ताला हमने जीतना है। ये आपने CM साहब को सुन लिया, बता रहे हैं कि सेमीफाइनल है, कारकुनान ने तैयारी करनी है। इससे पहले भी हमने देखा कई बार पार्टी की जानिब से फाइनल कॉल जो है वो दी जाती रही। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, डिफरेंट सिटीज़ में जाके भी कारकुनान को मोबिलाइज किया जाता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और जितनी भी फाइनल कॉल्स थी वो सारी की सारी मिस कॉल्स ही मतलब माजी में साबित हुई। अब एक बार फिर से कारकुनान को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक होगी कि सिंगल डे ये एक इवेंट होगा, इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हल्के हैं उनमें कन्फ्यूजन पाई जा रही है, क्लैरिटी अभी तक नजर नहीं आ रही। इस पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराते चले। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना तनवीर साहब, वफाकी वजीर हैं फूड एंड सिक्योरिटी के। शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर इत्तलात हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के। शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। राना साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। भरपूर अंदाज से सियासी जमातों की जानिब से कश्मीर इलेक्शन के लिए मुहिम चलाई गई, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी थे कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर कुछ अलामिया जारी किया है। 2 दिन बाद वहाँ पे मतलब कहने की पोलिंग है, तो इतना लेट नहीं कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट? थोड़ा लेट याद नहीं आया उसको? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का एक उनके फ़राइज़ में है और उनको आई डोंट नो वहाँ कश्मीर के किस तरह, लेकिन हमारे यहाँ जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है और रिटर्निंग अफसर पे जब नॉमिनेशन हम देने जाते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट भी साथ हमें उससे बहरहाल उनका अपना आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन दूसरा है, किस तरह वो कर रहा है, लेकिन आई होप कि काफ़ी बेहतर इलेक्शन हो जाएंगे क्योंकि जो फेजेस उसने बनाए हैं इंडिया में, जिस तरह मुख्तलिफ स्टेजेस पे इलेक्शन होते हैं, तो ये भी शायद अच्छे तरीके से फेयर इलेक्शन कराने के लिए उन्होंने कहा कि 3 स्टेजेस में हम कराएंगे। थोड़ी सी ताखीर रान साहब, थोड़ी सी ताखीर नहीं कर दी? मरियम बीबी ने 2 जगह पर अनाउंसमेंट कर दी, 10 बसेस देने का ऐलान कर दिया, कुछ नए तरक्याती मंसूबे शायद वो पंजाब के फंड से होंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस तरह की जो चीज़ें उनको जब्त किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर सवाल उठाए थे। ताखीर नहीं होगी इसमें? मतलब पहले ही सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, अब एक दिन मतलब पोलिंग में रह गया, परसों पोलिंग हो रही होगी। तो उसका मैंने यही कहता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो किस वक्त और मुनासिब समझता है, कब करता है। लेकिन अब कोड ऑफ कंडक्ट ज्यादा मैं समझता हूँ अगर उन्होंने इशू किया है तो शायद पोलिंग के हवाले से किया हो। कमोबेश वही कवानीन, वही कोड ऑफ कंडक्ट जो यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में है वैसे ही आज़ाद कश्मीर में है। शैला साहब, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वहाँ पर जाकर तरक्याती मंसूबों की अनाउंसमेंट
कि जीबी और यहाँ के इलेक्शन कमीशन को, जीबी वाले को तो आखिरी वक्त तक कुछ नहीं आया, एक एनओसी भी था। फिर उसके अलावा जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया तो वज़ीर आज़म साहब गए और उनका नहीं बस आप उसी यूनिवर्सिटी में रहिएगा और लैपटॉप की बात कीजिएगा। उन्होंने दानिश स्कूल की भी बात की, उसके बाद जो है बड़ी सियासी भी बात की, जबकि कहा था सियासी नहीं कीजिएगा। फिर इनके वुज़रा जो थे वहाँ पे लैपटॉप भी बांटते रहे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा एतराज़ यही था और यही है कि पहली बात तो ये कि हमारा मैनिफेस्टो हमें ये इजाज़त ही नहीं देता कि हम कहें कि आपको हम सिंध से देंगे। हम कह रहे हैं हक़ हकमियत, हक़ खुद मुख्तारी, हक़ रोज़गार, कि आप इतने खुद मुख्तार हों, आपके पास इतने वसाइल हों कि आप अपना ये सारा काम खुद करें। आपका एक नुमाइंदा जो है नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में बैठे, आपका एक नुमाइंदा बजाय इसके कि एक मिनिस्टर हो कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स, आपका कोई सिस्टम यहाँ बैठे और वो अपने हक़ के लिए बात करे। ऐसे में आप पंजाब से जाएं और कहें मैं कोई मंशूर नहीं लाई, मैं वोट मांगने नहीं आई, पंजाब से ये दूंगी, तो ये जो एक मैं कहती हूँ कि ये एक बड़ाई है कि मैं पंजाब से दूंगी, ये नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल हुई है, अब उसको सुना है। ये बताएं कि जो गाड़ियाँ दी गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, अगर आप लोगों की गवर्नमेंट वहाँ पे बन जाती है, अभी भी आप लोगों की गवर्नमेंट है, तो उनको यूज़ करेंगे कि उसको वापस कर देंगे? क्योंकि इस पर इशू हुआ आपकी जमात को। देखिए, मेरा कहना जो है वो ये है कि हम ये चीज़ें पसंद नहीं करते और ये हम समझते हैं कि इलेक्शन से पहले एक प्री पोल रिश्वत की मुहिम शुरू की गई है। तो है, पहले दे देते आप, तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो अफसोस है वो एक और बात का है जी। मुझे अफसोस इस बात का है कि मियाँ साहब जो है ना, वो पंजाबी जाग मूड से नहीं निकले, सी मोड में है, तो 90s वाली सियासत कर उसमें रहे है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं, ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं। तो देखिए जी, मीरपुर ख़ास में कोई ना कमी है और ना कश्मीर में। हाँ, कश्मीर जो है ये तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर तो शहरग है पाकिस्तान की, तो कश्मीर तो सबका है। कश्मीर के लिए तो मेरे कायद ने कहा कि 1000 साल भी जंग लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। और कश्मीर जो है उसमें हमारी हुकूमत रह चुकी है। हाँ, एक यूनिवर्सिटी थी पूरे कश्मीर में, हमने 4 बनाई। इतना बड़ा ऊंचा जो पुल है कायद आज़म, वो हमारे दौर में बना। और बहुत सारे काम, नीलम जेलम के मसले, बहुत सारे काम शुरू हुए जो बाद में रोक भी दिए गए। तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ हमारी हुकूमत न रही हो। जितना भी थोड़ा सा वक्त था हमने ये काम वो तनकीद सिंध की जो है तरक्की, उस पर कुछ तनकीद होती है ना, सिंध के कह रहे हैं, और पंजाब को एक मॉडल के तौर पर पेश करते हैं। की तरक्की की बात जीबी और कश्मीर से उसमें नहीं कर सकते, वहाँ का अलग सिनेरियो है, वहाँ पे अलग बात है। अगर आप तरक्की की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि क्या वजूहात हैं कि पंजाब से, बलूचिस्तान में तो अब हमारी गवर्नमेंट आई है, उससे पहले केपी से इतना इन्फ्लक्स है हमारे कराची में कि रोज़ाना की बुनियाद पर तीनों जगह से लोग जो हैं वो रोज़गार के सिलसिले में आ रहे हैं। क्या रोज़गार की पॉलिसी है इन सूबों में जो वहाँ पे लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा हैं? तो ये बातें, वहाँ का एक अलग सिनेरियो है, ठीक है, उसको हमने एक डिफरेंट, इसीलिए ये चूरन मंजन जो था वो जीबी में नहीं बिक सका। और यहाँ भी आपको लगता नहीं बिकेगा? चले नहीं बिकेगा, हम अपना मंशूर लेके जा रहे हैं। इलेक्शन से आउट है, चले उनको प्रोग्राम में इन्होंने नहीं, अब ये उन पर है कि हमारा मंशूर उन्हें समझ आता है या नहीं, खत्म। हमारा काम है अपना मंशूर। इलेक्शन से तो आप वहाँ पे मतलब आउट हैं, लेकिन जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं 3 फेज़ के अंदर, पहले फेज़ में मीरपुर में होगा, उसके बाद फिर आगे जो सेकंड और थर्ड फेज़ होगा, इस तरह क्या एक वेव नहीं नज़र आएगी कि पहला फेज़ जिसने जीत लिया अगले 2 फेज़ में भी उसको बढ़तरी मिलेगी? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है उस पर नूरा भी शर्मिंदा है, ये नूरा कुश्ती देख के, दोनों जमातों के लिए। अच्छा, आपको याद होगा कि जीबी इलेक्शन में आपा यहाँ पे मौजूद है और उनका ये दावा है कि हमारे साथ नून लीग ने वहाँ पे धांधली की है। ये मैं जीबी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसी जीबी इलेक्शन के बाद इन्हीं की जमात ने इसी हुकूमत को बजट में वोट दिया। बजट सेशन के दौरान 30 मिनट के लिए नाराज़ हुए, फिर एक फ़ोन कॉल आई, फिर इनको जीबी की हुकूमत हवाले कर दी गई, फिर उन्होंने जाके बजट में वोट दिया। अभी जो कश्मीर में हो रहा है, ये इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी बात कर रही है नून लीग के खिलाफ। ये नूरा आप लोगों ने मौका दिया ना, अगर आप लोग होते तो शायद फिर आपके बारे में बात करते। नहीं, हमारा जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था और वो वक्त ने साबित कर भी दिया कि आप इन द एंड ऑफ द मोमेंट जाके स्केजुअल चेंज कर रहे हैं।
फिर वहाँ पे जिस तरीके से इलेक्शन प्री पोल रिगिंग की तरफ आप सारी चीज़ें देख रहे हैं। आपको याद होगा निज़ामी साहब के उमर अयूब साहब का इलेक्शन था, आफरीदी साहब एबटाबाद गए थे, एबटाबाद में उन्होंने तकरीर की थी। वो इलेक्शन हरीपुर में था, आफरीदी साहब ने तकरीर जो थी वो एबटाबाद में किया। मतलब उस बाउंड्री में वो इंटर भी नहीं हुए जहाँ पे इलेक्शन था, जिस ज़िले में इलेक्शन था। आज तक वो इलेक्शन कमीशन ने उस केस का जो तलवार है वो हमारी सर पर लटक रही है। यहाँ पे तो एक रियासत दो दस्तूर का बेहतरीन मनाजिर आपके सामने है कि मरियम बीबी जो कि सीएम है पंजाब की, वो जाती है वहाँ पे, वो बसेस दे रही हैं, वहाँ पे वो चीज़ें मतलब तरक्याती पैकेजेस दे रही है, बसेस पहुँच भी जाती है, इलेक्शन कमीशन खामोश है, सोया हुआ है। तो ये लेकिन आज उन्होंने वैसे कोड ऑफ कंडक्ट एक बार फिर से सियासी जमातों की याद दहानी करा दी। आज तो वैसे भी इलेक्शन का टाइम, मतलब आज 25 है ना, आज 12 बजे वैसे भी कैंपेन खत्म होगी, लेकिन दूसरा तीसरा फेज बाकी है। इंटरनेट भी नहीं पता खुला हुआ के दूसरे आज तो वैसे भी कैंपेन खत्म होनी है, दूसरे डिविजन्स को पता चले कि ये बैन कर दिया गया है, इन्हें तो बैन कर देना चाहिए बाकी इलेक्शन। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए बैठा हुआ है। जहां पे तहरीक इंसाफ या इलेक्शन कमीशन निशाना बनाना चाहेगी वहां पे इलेक्शन कमीशन एक्टिव भी होगा। और नून लीग के लिए अब एक नई मिथ क्रिएट हो गई है कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस पे भी अभी यकीन नहीं रखते, ये इलेक्टोरल प्रोसेस में भी अकेला दौड़ना चाहते हैं, फिर भी ये फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच रहे, अकेले भाग रहे हैं। वो एक मूवी थी जिसमें एक हीरो होता है, वो जब भाग रहा होता है, जो साइड्स में उसके खिलाड़ी उसके साथ भाग रहे होते हैं, कंपीट कर रहे होते हैं, उसको गोलियां मारते हैं और वो अकेले ही भाग रहा था। ये मिसाल बिल्कुल आजकल बिल्कुल फिट आ रही है नून लीग पे। और पीपल्स पार्टी और नून लीग सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा, मतलब नूरा कुश्ती हो रही है, नूरा फिक्स भी मैच हो रहा है, आप पे नूरा भी शर्मिंदा। ठीक है राज साहब, ये इल्जामात आपने शफी भाई के सुन लिए हैं, नूरा कुश्ती कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फिक्स मैच होता नजर आ रहा है। और साथ साथ एक तो वैसे संजीदा सवाल ये पैदा होता है ना कि जितने भी पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन हुए हैं, हारने वाले ने कभी अपनी हार तस्लीम ही नहीं की, उसने रिगिंग का इल्ज़ाम ही लगाया है। पहला फेज़ होगा, उसमें नताइज आ जाएंगे, जो हारेगा वो इल्ज़ामात लगाएगा, दूसरे तीसरे फेज़ पर उसका क्या असर पड़ेगा। और एक एक्शन कमेटी भी वहाँ पर मौजूद है, कह रहे हैं कि गैर जमहूरी किस्म की जो कुव्वत वहाँ पर लोगों को गुमराह कर रही है, उनके बयानी को तक़वियत नहीं मिलेगी इस पूरी सूरत हाल में। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ ज़रा थोड़ी सी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, वरना तो आप देखेंगे जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे तो सिटिंग मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्शन भी लड़ते हैं और कैंपेन भी करते हैं। वहाँ तो केयर टेकर का कंसेप्ट ही नहीं है। बांग्लादेश ने केयर टेकर का कंसेप्ट लिया था और उन्होंने भी बाद में ख़त्म कर दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई मिनिस्टर या किसी का कैंपेन में जाना इतनी कोई मायने नहीं रखता। लोगों ने वोट देने हैं, अपने हिसाब से वोट देने हैं। तो कश्मीर काज के लिए सारे कमिटेड हैं। हम भी कश्मीर के लिए बहुत हमारी खिदमात हैं, कश्मीर की डेवलपमेंट में हमारी बहुत खिदमात हैं, जिस तरह भी पीपल्स पार्टी वाले शाला बीबी ने भी गिनवाई हैं। तो मैं समझता हूँ बाकी तरीके इंसाफ तो एक ऐसे ही बस इतराज़ बड़ा इतराज़ करते हैं। जब ये इंडिपेंडेंट, जब इनकी पार्टी ना भी हो तो जो इस पार्टी को वोट देने होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो और वो कह दें ये हमारे कैंडिडेट है, तो वोट मिलते हैं। पहले भी जो जनरल इलेक्शन हुआ था, इन्होंने इनके बंदे इलेक्ट भी हुए हैं और KPK में भी इलेक्ट हुए हैं, फिर पंजाब में भी इलेक्ट हुए हैं और दूसरे भी वो रनर अप हुए थे और वोट भी उन्हें खासे थे और इन्होंने टोटल वोट भी काफ़ी लिए हैं। ये कह के कि जी ये हमारे इंडिपेंडेंट हैं या इनके पास जो इनका इतराज़ था निशान नहीं थे, वो लीगल बातें हैं। ये अदालतें हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसके पास इनके केसेस हैं, ये अपने आर्गूमेंट देते रहते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि जिस जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ पे जो वोटर होता है वो बड़ा कॉन्शियस होता है और अपनी राइट के लिए बड़ा लड़ता है। वोटर कॉन्शियस है, लेकिन पहले फेज का नतीजा आ जाएगा, मंडे की शाम को जो है नताइज आ जाएंगे। तो अगर जो हारेगा वो हार अपनी तस्लीम नहीं करता, वो इलेक्शन के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाता है, तो उसके बाद दूसरे और तीसरे फेज में क्या होगा फिर ये बता दें। मैं आपको बताऊं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अभी आप देखेंगे जो बाई इलेक्शन होते हैं, KPK में अगर गवर्नमेंट KPK की है तो नीचे अगर कोई बाई इलेक्शन हुआ है तो रिजल्ट दूसरा भी आ सकता है। अगर हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट है तो यहाँ पे भी इलेक्शन जो है वो उसका रिजल्ट दूसरा आ सकता है। तो ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट की वजह, उनको पता होता है कि गवर्नमेंट बैठी हुई है और हमारे एक आध वोट से बाई इलेक्शन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसको इलेक्ट करना होता है वो वोटर को इलेक्ट करता है। ये आपके पास हिस्ट्री है और ये एक फैक्ट्स भी है। तो ये कहना कि उस फेज़ का उस पर असर पड़ जाएगा,
मैं नहीं समझता ऐसी बात होगी, क्योंकि ये पंजाब का इनको था कि जी ये जो 12 सीटें हैं ज़्यादा पंजाब में हैं, और वहाँ पे ये जो दूसरे फेज उसका में। तो 2 तारीख को इलेक्शन है, जी वरना सबसे पहले वो इलेक्शन करा लेते, जिसका ये था कि जी 12 सीटों का, ये कहते नहीं, वो तो कहते हमारी जीती हुई हैं। लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगता है ना कि मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन वैसे माजी में बेहतर रही है। मीरपुर जो डिवीजन है वहाँ पे आपका अच्छा खासा वोट बैंक भी है, पंजाब के बिल्कुल एडजेसेंट ये इलाके हैं। शैला साहब वैसे असर पड़ेगा दूसरे और तीसरे फेज पर पहले फेज का? पाकिस्तान में एक ज़माने में जनरल इलेक्शन 2 फेज़ में हुआ करता था, लेकिन बीबी साहिबा के ज़माने में इस फैसले को चेंज किया गया, क्योंकि बिल्कुल हवा बनती है, लोगों का माइंड बदलता है। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि चेयरमैन ने इसलिए एग्री किया, से मैंने बात नहीं की, कि कुछ लोग यहाँ पे चाहते थे कि इलेक्शन ना हो, और बहरहाल हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, वरना एक रिवायत बन जाएगी कि जत्था आया, उसने सारा निज़ाम जो है वो किया और इलेक्शन नहीं हो रहा है, या ये शुरू हो जाएगा कि शायद 99.9% इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या असेंबली नहीं तोड़ दी जाए और क्या फिर इलेक्शन कराया जाए। ये नहीं हो सकता, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे। अब जो दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे नहीं मालूम कि नूरा कौन है। नूरा तो मुझे वहाँ शर्मिंदा लग रहा है जहाँ पार्टी की एक राय नहीं आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं नूरा, मैं यही समझ रही हूँ कि वो है जो शर्मिंदा है, जिसकी पार्टी की कोई एक राय नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन लड़ना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई। ये जो जवाब है इसका भी है कि जो मुख्तलिफ जगह पे तोड़ के हो रहा है, फिर भी हम इलेक्शन में जाएंगे ताकि अवाम ये समझे कि जब भी कोई टैक्टिस हो उनका सिलेक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है ये कि बुरी से बुरी सिचुएशन क्यों ना, इलेक्शन का बायकॉट जो है किसी मसले का हल नहीं है। चले बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शफी भाई, इलेक्शन तो चले आप उसमें नहीं है, लेकिन 5 तारीख को 5 अगस्त को जो है खान साहब को जेल में 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है पेशावर में अपने होम ग्राउंड में। वैसे पाकिस्तान में हमने देखा है जितनी भी तहरीकें चलती हैं, लाहौर उसका मरकज़ रहा है, पंजाब से वो शुरू होती रही हैं। आपने बड़ा कारकुनान को मोबिलाइज करने की कोशिश की, बल्कि 30 अक्टूबर 2011 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह लें कि एक्टिवली लोगों के सामने नजर आई, वो भी लाहौर से ही नजर आई। वाई पेशावर, लाहौर या किसी और शहर को क्यों? कह रहे हैं कि लाहौर से ज़्यादा तहरीकें चलती हैं, तो नून लीग को इतना खौफ है इमरान खान साहब का कि वो NOC देने के लिए तैयार ही नहीं है। 9 मई के बाद से हमें 2 दफ़ा NOC मिली, एक संजानी के मैदान पे और एक लाहौर की कोई मवेशी मंडी थी, कोई साइट का एरिया था, कोई छोटा सा ग्राउंड था। वहाँ भी इंतज़ामिया जो है कंटेनर पे चढ़ के लोगों से माइक खींचे, लाइटें तोड़ी। अब जहाँ तक 5 अगस्त की बात है, तो 5 अगस्त को मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया गया है कि पेशावर में एक अवामी इज्तिमा होगा जिसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे। आफरीदी साहब वहाँ से खिताब करेंगे, वहाँ पे अचकज़ई साहब भी होंगे, अलामा साहब भी होंगे, वहाँ पे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी होगी, और अगला लाएअमल इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से दिया जाएगा। जिस इश्क इमरान की हम बात करते थे उसका वक्त आप पहुँचा है। अच्छा, मतलब फाइनल कॉल होगी अब जो हम 5 अगस्त को जो अगला लाएअमल देंगे, उसके बाद ये मौजूदा जो हुकूमत है ये अपने गिनना शुरू कर दे। क्या ऐसा करने चाह रहे हैं? मतलब पहले भी KPK बंद करना था, बॉर्डर्स बंद करने थे, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आपने की थी, उस पर कुछ निकला नहीं। अब ऐसा क्या करेंगे? क्या सरप्राइज देखिए, काफ़ी चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं, काफ़ी चीज़ों पे मशावरत हो रही है, हम अलाइंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जिसको अलामा साहब और अचकज़ई साहब देखते हैं। मौलाना साहब से भी हम उसके पास जाएंगे भी, और मुलाकातें हो भी रही हैं, और बातचीत का एक उनके साथ एक राब्ता भी है। उसके बाद हम वो तमाम तर सियासी क़ुव्वतों को दावत देंगे जो ये समझती है कि मौजूदा जो 17 सीटों की हुकूमत है, जो एक अजाब की तरह पाकिस्तान पे मुसलत हो चुकी है, जिसने गरीब का जो जीना है वो हराम किया हुआ है, अब ये बात पाकिस्तान की है। अगर इस मुल्क को बचाना है, पाकिस्तानी अवाम को इस अजाब से छुटकारा दिलवाना है, तो आप इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, तो ही ये बात आगे बढ़ेगी। ठीक है। वैसे आप तहरीक और मौलाना की बात करते हैं, राना साहब आप स्माइल दे रहे थे मौलाना के साथ, वो कह रहे हैं बातचीत होगी, कुछ कार्ड्स हैं उनके पास, ये फाइनल जो है कॉल होगी। आप स्माइल दे रहे थे, मौलाना के नाम पे आप स्माइल दे रहे हैं। मौलाना मतलब सियासी कुव्वत तो है, आपके साथ मिले PDM में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलता किया, इधर मिल गए तो मुश्किलात तो हो जाएंगी आपके लिए। नहीं निज़ामी साहब, मैं मौलाना साहब के नाम पे मुस्कुराहट नहीं दे रहा था। मौलाना साहब बड़े
जीरक और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं, वो किसी ऐसे काम में नहीं पड़ेंगे जिससे कोई पाकिस्तान को मज़ीद अनस्टेबल किया जाए या कोई नुकसान हो। तो दूसरी बात जो ये करते हैं कि जी हम 1 लाख बंदा उधर या 1 लाखों लोग इकट्ठे करेंगे, वो भी 5 को ही पता चल जाएगा। अब KPK में इनकी गवर्नमेंट है, पहले भी जब ये चढ़ाई करते थे, रेड जोन में आते थे और वहाँ से जिस तरह भी आए, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर को पहले और थे, तो वो भी आपके सामने है सारी चीज़ें कि किस तरह इन्होंने किया, कितना हौलनाक किस्म का खेल खेला, तशद्दुद पे था वहाँ पे, तो शर था और दहशत गर्दी थी, वो ये सारे वेपन इनके पास थे, और ये आए पाकिस्तान इस्लामाबाद को फतह करने चल पड़े, और इनको इधर आने दिया, इनको नहीं रोका किसी जगह पे। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर इसी तरह के इन्होंने कुछ तो काम खुदा करने, का खौफ करे, आप तो तो खंदकी खोदते हैं, किसी आप तो तरीके से कंटेनर भी लगाते हैं, शेल मारते हैं, गोली मारते हैं। नहीं, मैंने चुप करके आपकी बातें खामोशी से सुनी नहीं, है। आप हकायक को आप मुसख कर रहे हैं ना, वो मर्जी है हकायक जिस में तरह दुरुस्त भी कर रहा आप हूँ। दरअसल नहीं, हकायक आप जो बताते हैं वो हकायक हैं, वो तो सरासर शफी साहब बिल्कुल ही, मैं अब क्या उस पर कमेंट करूं, मैं उस किस्म की कभी कमेंट नहीं करता, तो मैं तो अब सिर्फ मुस्कुरा देता हूं। तो मैं ये दिल बहलाने के लिए इस किस्म की बातें करते रहते हैं। अब गवर्नमेंट इसी तरह आ जाएगी, इलेक्शन आ जाएंगे और ये इसी तरह लोगों को बहलाते रहेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे, और उसके बाद इलेक्शन फिर इंशाल्लाह हम जीतेंगे, और इसी तरह मतलब ये आप बस कह रहे हैं कि घूमते रहेंगे। इलेक्शन आ जाएगा, बानी पीडीए जेल में रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही बयान देती रहेगी, कॉल्स मिस कॉल्स ही होती रहेंगी, नहीं कुछ नहीं, होना नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बानी अपने केसेस हैं, अदालतें हैं, आप तो ना अदालतों पे यकीन रखते हैं, ना किसी प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, ना आप पाकिस्तान की सालमियत पे यकीन रखते हैं। आपकी ये लंबी बात है, अभी बहुत सारे चीज़ों का मेरा हाल पहले भी हमें तो पता था, लेकिन अवाम को भी पता चल रहा है, उनको अवेयरनेस हो गई है कि ये एजेंडा, हिडन एजेंडा क्या था, किस तरह वो बरसर इक़्तिदार है, किन लोगों के कहने पे लाया गया उनको, और यहाँ आके वो किस डगर पे चल रहे थे, किस तरह उन्होंने तालिबान को इधर ला के आबाद किया, किस तरह वहाँ पे दहशत गर्दों को, किस तरह दहशत गर्दों को छोड़ा जेलों से, पेशावर में फिर उनको ला के और लोगों को आबाद किया। तो ये सारी आपकी किया तरह है, जो इकॉनमी है आपने ख़राब की, हर चीज़ आप पाकिस्तान को किस डगर पे ले गए कि रेड लाइन पे पहुंच गया। अब अगर पाकिस्तान को सही डगर पे चला रहे हैं, तो अगर आप सही पाकिस्तान के साथ आपको मोहब्बत है, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान की सालमियत चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो ये टाइम देखें, हमने भी तो 18 में ये माने थे हम कि जिस तरह भी आप लाए गए हैं, जो भी आप जिस प्रोसेस से आ गए हैं, या जिस तरह का आप एक मजमा इकट्ठा करके, ग्रुप इकट्ठा करके आपको आगे लेके आके और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, तो हमारी लीडरशिप ने कहा था कि जब मौलाना साहब ने उस वक्त भी कहा था कि आप ओथ ना लें, और फिर भी हमने कहा नहीं, सिस्टम की खातिर हमने ओथ लिया, और वहाँ पे स्पीचेस हुई, जब इनॉग्रेशन सेशन हुआ वहाँ पे शहबाज साहब ने स्पीच की, वहाँ पे बिलावल साहब ने स्पीच की, जरदारी साहब ने स्पीच की, मतलब हद के बिलावल साहब ने ये कह दिया कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हमने कहा हम पूरा तावन करेंगे, लेकिन आगे से जो हुआ सो हुआ, वो आपको पता ही है। हमारा ये जज्बा था, मतलब जैसा भी मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था, लेकिन आप लोगों ने कह रहे हैं कि उसको मतलब आपने उसको कबूल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही करे कि 2024 के इलेक्शन में जिस नोयत का मैंडेट है, जिस पर सवालिया निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लगा रही है। शर्जील मेमन साहब का स्टेटमेंट डेफिनेटली आपने सुना होगा कि किराए का मकान है, फॉर्म 47 वाला मामला, एक तो उस पर ज़रा शैला साहब ज़रा कुछ फरमा दें, और सेकेंडली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बताएं कि दोबारा से फाइनल कॉल की जानिब जा रहे हैं। देखिए, ये तो पार्टी का राइट है कि वो अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है, कोई करना चाहती है, तो वो कर रही है, लेकिन जो वैसे तो इनका इंटरनल मामला है, लेकिन आज भी जो मैंने टीवी पे ख़बर देखी तो काफ़ी मसाइल रहे मीटिंग्स में, मीटिंग जो थी इनकी उसमें काफ़ी मसाइल रहे। तो मैं नहीं समझती कि एक तो मौलाना को जितना मैं समझती हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है PTI सही हो, मौलाना के पास अपनी स्ट्रीट पावर भी है, अच्छा, अपना स्टांस है, वो
नहीं, मौलाना के पास है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं रही अब वो? मैं ये नहीं कह रही किसके पास है, नहीं किसके पास नहीं, लेकिन देखिए हमें ये बात मानना पड़ेगी कि PTI के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और जितनी भी अब तक इन्होंने मुजाहरे वगैरह किए वो तरीक़ा नहीं पकड़ सके अभी तक जो है। उसमें काफ़ी लीडर्स हो गए हैं, और जब बहुत मुश्किल होता है कि जब आप का लीडर जो है वो जेल में है, तो हर पार्टी इतनी नज़रियाती नहीं होती कि उसके तहरीक चल सके, कुछ हो सके। कुछ पार्टीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोड़े भी पड़े, लोगों ने फांसियां भी लीं, लोग जेल में भी रहे और रहते हैं हर दौर में। जिसकी भी फेडरल गवर्नमेंट हो उसमें जेल में होते हैं वो बेचारे। अच्छा, तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जेल में गए। अब शफी भाई, जहाँ तक बात है, देखिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि बानी PTI जो है उनको सज़ा हुई हुई है, तो जो उनकी सज़ा का पीरियड है उसमें भी एक कैदी के राइट्स होते हैं। सज़ा तो हुई है ना उन्हें, तो उसमें जो उनके राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। लेकिन उनसे भी ज़्यादा यास्मीन राशिद मैंने सुना है खासी बीमार हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए कि उनको भी राइट्स मिलें। और बाकी मैं किसी पे इस तरह का कोई तंज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे सिंध में जब लोग जेल में होते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ लोग आते हैं मुख्तलिफ़ पार्टी के। तो हमारी पार्टी का एक उसूल है कि असीर असीर है उसकी मदद करें। तो हम जिस लेवल पे होते हैं, अगर डॉक्टर को दिखाना है डॉक्टर को दिखा दिया, डिस्पेंसरी साइट पे कराना है डिस्पेंसरी साइट पे करा दिया। सिंध में असीर के साथ बड़ी मोहब्बत हो जाती है, उसके बारे से बहुत सी स्टोरीज तो हम ये ख्याल करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे दौर में हमारे सूबे में सियासी असीर ना हो। ठीक है शफी भाई, एक तो विद इन पार्टी जो इख्तलाफात हैं, ये देखें शहला आपा ने भी वही बात की कि बड़ी ऑब्जर्व कर रही हैं कीनली आपके जो पार्टी के इजलास हो रहे हैं, पार्टी के अंदर डिवीजन, फिर अलीमा खान साहिबा एक फैमिली जो है उनका एक अलग से स्टांस है, और CM KP साहब का उनका एक अलग से स्टांस है। इस डिवीजन के होते हुए क्या इस तरह कारकुनान को मोबिलाइज कर सकते हैं कि बानी पीढ़ी कम से कम 3 साल बाद इनको कोई रिलीफ मिल सके, मुलाकात ही हो जाए? देखिए, पहली बात यह है कि इस वक्त अलीमा आपा जिस तरीके से इमरान खान साहब की बात कर रही हैं, मुख्तलिफ रैलीज़ को वो लीड कर रही हैं, अडियाला आती हैं, केसेस को फॉलो कर रही हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और ये हर बंदे की ज़िम्मेदारी है इस वक्त जो इमरान खान साहब की बात कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं इमरान खान साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए वो नॉर्मल नहीं है। देखिए, पार्टी जब इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें ग्रुपिंग भी होती है, उसमें मुख्तलिफ राय भी लोगों की होती है। लेकिन इतनी ग्रुपिंग तो किसी जगह नहीं है। देखिए, आप ये भी सियासी जमातें नहीं, मौजूद हैं, जब इतनी ग्रुपिंग तो कहीं नजर घर नहीं का आती। सरबराह भी कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाता है तो घर के अंदर भी चीज़ें जो है वो इन ऑर्डर नहीं होती। आपने तो घर के सरबराह को पिछले 7 महीनों से आइसोलेट किया हुआ है, 3 सालों से वो आपने उसको अगवा किया हुआ है, तो फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तहरीक इंसाफ ये जो मुश्किल है, क्या इस मुश्किल में कारकुनान को मोबिलाइज कर पाएंगे? और जो घर के सरबराह जिसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या आसानी पैदा कर पाएंगे ये वाले लोग? 5 अगस्त के जलसे पे तमाम लोग मुत्तफिक हैं। 5 को जो लाएमल दिया जाएगा उस पर भी सब मुत्तफिक हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि 5 अगस्त को वहाँ पे जहाँ पे अफरीदी साहब खड़े होंगे वहाँ पे वैसी जगह कम पड़ जाती है। मोटरवे का जो हम जहाँ पे जलसा कर रहे हैं, जिस ग्राउंड पे मोटरवे के बिल्कुल एडजेसेंट टोल प्लाजा के साथ, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। और वहाँ पे जो लाएमल दिया जाएगा तमाम पार्टी की मशावरत से, उस लाएमल पे तमाम हमारे कारकुन, तमाम लीडरशिप, अचकज़ई साहब, अलामा साहब तमाम मुत्तफिक होंगे और उस दिन से इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू हो जाएगी। चलें, आज ये दावा कर रहे हैं कि लास्ट ये कॉल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये लास्ट टाइम आप कारकुनान को कह रहे हैं कि लास्ट टाइम हम आपको डेट दे रहे हैं, इस बार आए, जो प्लान होगा ये हतमी प्लान होगा, इसके बाद बानी पीटीए बाहर आ जाएंगे, कारकुनान के लिए आसानियां पैदा होंगी। देखिए, पहली बात यह है कि निज़ाम से आपकी जंग है, जितनी आपकी बड़ी जंग होगी उतनी बड़ी आपकी जदोजहद होगी, उतनी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। जो हम प्लान दे रहे हैं वो जामे प्लान होगा, हम पूरे हर चीज़ को सामने रख के ही प्लान कर रहे हैं। अफरीदी साहब को 8 महीने हो गए हैं, अफरीदी साहब अपने कंप्लीट होमवर्क कर चुके हैं, हम अपने कंप्लीटली होमवर्क कर चुके हैं, अचकज़ई साहब अपने कंप्लीटली होमवर्क कर चुके हैं। 5 अगस्त को जो प्लान दिया जाएगा उसके बाद इस हुकूमत का ठहरना इंशाल्लाह ये अपने घर को वापस चले जाएंगे। ठीक है जी, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक जाने पड़ेंगे, ब्रेक के बाद इंटरनेशनल अफेयर्स जो है उस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं मिडल ईस्ट की सूरत हाल की, जहां पर अमेरिका जंग से निकलना चाह रहा है लेकिन ईरान अमेरिका को इस टाइम जंग से निकलने का रास्ता नहीं दे रहा। उसकी बड़ी वजह जो है इस टाइम कहा जा रहा है कि बैक चैनल से कुछ ईरान को सपोर्ट मिल रही है, जिसका ट्रंप भी तस्करा कर रहे हैं। क्या सपोर्ट है, इधर ट्रंप से सुन लें। Well, I don't know that they're unable. I mean, I will tell you that President Xi said he will not partake, and President Putin said the same thing. I think, I trust them. They've had a long-term relationship. There could be some things they do, but thus far, at least, it has not been major. I don't think they'd want to have me disappointed. ये आपने सदर ट्रंप को सुन लिया, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जिस तरह एक्यूरेसी के साथ ईरान जो अहदाफ को निशाना बना रहा है, कहीं रूस की या चाइना की सपोर्ट हासिल तो नहीं है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पे भी इस हवाले से इज़हार ख्याल किया कि मैंने प्रेसिडेंट शी और जो प्यूटन से बात की थी कि आपने किसी किस्म की सपोर्ट नहीं देनी, और उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई थी और इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि वो अपनी यकीन दहानी जो कराई थी उस पर अमल ही कर रहे होंगे। साथ हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश के बाद जो बाबुल मंदब है उसकी भी बंदिश और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो खासी बढ़ती चली जा रही है। इस पूरी सूरत हाल इंडिया की अगर हम बात कर ले, वहाँ पर जो जंतर मंतर पर इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं निकले हैं, उन्होंने ऐसा मंत्र चलाया कि मंत्री साहब जो हैं उन्होंने तो रिज़ाइन कर लिया, लेकिन मोदी सरकार जो है वो भी खासी मुश्किल में नज़र आ रही है। उनके मुतालबात जो तलबा के हैं वो मान लिए गए हैं, मिनिस्टर साहब ने रिज़ाइन कर दिया है। तो एक बड़ी कामयाबी, मतलब वो तलबा जो चंद दिनों में ही 26-27 दिनों में ही जो मोदी सरकार उसको मजबूर करने में कामयाब हो गई। ये वो ताकतवर प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, जो 13 माह तक वहाँ पर किसान जो है वो धरना दिए बैठे रहे और एहतजाज करते रहे, किसी ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन 26-27 रोज़ में जो इंडियन हुकूमत है वो हिल कर रहेगी और उनका जो बड़ा मुतालबा उसको मान लिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट है। मंसूर जाफर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स से उसके माहिर हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। चिश्ती साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। इंडिया का जंतर मंतर हमने देखा, वहाँ पर जो तलबा का मंतर है वो चल गया और मंत्री साहब जो हैं वो रिज़ाइन करने पर मजबूर हो गए हैं। ये 26-27 डेज़ में तलबा ने मोदी सरकार को मजबूर करके रख दिया। क्या देख रहे हैं कि मोदी पर कितना प्रेशर था और आगे चलकर ये जो तहरीक है कहाँ जाती नजर आ सकती है, ऑल्दो आज के दिन के लिए उसको कहने के कॉल ऑफ किया गया? आई थिंक ये सेंसिबल मूव की है इंडियन गवर्नमेंट ने। उसकी वजह अगर जितनी कन्फ्रंटेशन पर ले जाते, आपने देखा था कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस तो अपोज कर ही रही थी हुकूमत को और वो सपोर्ट कर रही थी इन तालिबान को, इन तलबा को। उसके बाद हमने एक और एलिमेंट भी देखा था कि इवन बहुत सारे मुल्क के नामवर क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज और बहुत ज्यादा लोग जो सियासत में नहीं है, उन्होंने भी हुकूमत को मशवरा दिया था कि अब तालिबान से सख्ती ना करें। तो आई थिंक इन अ वे उन्होंने स्मार्ट इंटेलिजेंट मूव किया है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जब इस तरह की हो जाती है तो फिर एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है तलबा में, और जो कि नजर आया होगा कि हम गलत चीज को चैलेंज करके और जिसको कहते हैं ना पुट इट राइट कर सकते हैं। तो मुझे वो अब फिनोमेना लग रहा है कि पॉसिबली जो जहां से इनसे ग्रीवेंसेस शुरू हुए थे, शायद ये एक पहला कॉर्नर स्टोन के तौर पर या एक स्नोबॉल के तौर पर ये एक्ट हो। शायद कि अब तलबा को ये कॉन्फिडेंस होगा कि मुल्क में जहां जहां खराबियां हैं, लॉलेसनेस है, डिप्रीविएशन है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इंसाफ नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हैव और हैव नॉट का गैप बढ़ गया। तो आई थिंक वो आने वाले वक्तों में शायद ज्यादा अग्रेसिवली कम बैक करेंगे और हुकूमत को शायद बैकफुट पे अब रेगुलर शायद पे रहना पड़े ज्यादा, बल्कि चेक एंड बैलेंस हुकूमत के अंदर आ जाएगा इन तलबा की वजह से। और बल्कि एक फियर का एलिमेंट भी हमने मोदी सरकार में देखा कि हसीना वाजिद जो है उनका वो अंजाम देख चुके थे। साथ ही बांग्लादेश के अंदर शायद एक डर भी था जिसकी वजह से फौरी तौर पर उन्होंने हुकूमत जो बैकफुट पे गई। यही हुकूमत थी कि 13 माह तक वहाँ किसान जो है बैठे रहे, धरना दिए, किसी ने उनकी नहीं सुनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उस पर बात कर लेते हैं। मंसूर साहब, ओमानी जो वफ्द है, डेलीगेशन जो है वो दोबारा से ईरान पहुँचा है और मतलब जॉइंट कंट्रोल की बात हो रही है। जो सबका MOU है पाकिस्तान की सालिसी में जो हुआ था उसमें तो ये कंट्रोल के हवाले से था कि 60 दिन बाद ओमान और जो आपका ईरान है मिलकर कुछ डिसाइड करेंगे क्या उसका मैकेनिज्म बन सकता है। तो एक बार फिर से ओमानी डेलीगेशन का वहाँ जाना, कोई लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू या दोबारा से उसको बहाल होना या कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है मामला, क्योंकि 13 रोज से मुसलसल हमले जारी हैं ईरान पर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक तो इस आबना हुर्मुज़ के हवाले से इस वक्त जो क्राइसिस पैदा हुआ है उसके हल की कोशिशों का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान जो है वो रिलेटिवली जो एक एरोगेंस का मुजाहरा कर रहे हैं वही इस सारे मामले को आगे ना बढ़ने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इससे पहले आपको याद होगा कि इराकी वज़ीर आज़म ने भी कुछ इसी नौइयत की मुज़ाकरात की या कुछ ताउन की पेशकश की थी, और साथ अभी जो ओमानी वफद आया है, यही असल में प्रॉब्लम है कि ओमान को एक ऐसे अल्टरनेट रूट के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी कि जिसकी वजह से ये सारा तनाज़ा पैदा हुआ है। और ऐसे में ओमान जो है वो उससे कम से कम ईरान के लिए कोई फेवरेबल एंगल जो है मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो मिलना मुश्किल है, क्योंकि ओमान का जो अपना जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इस खत्ते के हवाले से वो बड़े डिफरेंट और डाइवर्जेंट किस्म के हैं। उसमें वो बाज़ औक़ात आपको अमेरिकन कैंप के अंदर दिखाई देते हैं, उनकी बेसिस भी वहाँ मौजूद है, बाज़ औक़ात वो इसराइल के साथ तालमेल करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में उनका इस वक्त
कोई कैटेगोरिकली ये बात कहना कि इस वक्त ओमान जो है वो क्या चाहता है और हकीकी मानों में, क्योंकि ओमान का जो इस वक्त डिप्लोमेटिक या उसका जो एक पॉलिटिकल वेट है रीजन के अंदर, वो कोई इतना ज्यादा हैवी वेट नहीं है, और ना ही उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर एजेंडा है इस रीजन के हवाले से। वो एक पीसफुल किस्म के आप कह लीजिए जीसीसी कंट्री के तौर पे इस रीजन में जो है वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा एडवेंचरस किस्म का जो मैकेनिज्म ईरान के जहन में है, और खासतौर पे जॉइंट कंट्रोल के हवाले से, अगर वो हुआ भी तो वो फिर अमेरिका की शराइत पर ओमान जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्री करेगा, और वो यकीनन फिर ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं हुआ। तो ऐसे में वो ढाक के तीन पात ही दिखाई देते हैं। मतलब ये जो ओमान है वो जीसीसी का भी रुकन है और साथ अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो उसका जो वेट होगा वो जीसीसी और अमेरिका की जो मौक़िफ़ है उसकी की जानिब होगा। लेकिन अभी आपने जो जुमला इस्तेमाल किया ना, एरोगेंस जो है, चिश्ती साहब, एरोगेंस नज़र आ रही है ईरानियों के रवैये में। अभी मंसूर जाफर साहब ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है, अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं, ट्रंप से सवालात हो रहे हैं कि रशियन कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, चाइनीज़ कुछ ना कुछ जो है सपोर्ट कर रहे हैं, सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ इंटेल मिल रहा है। आपका तजर्बा क्या कहता है? जी, मेरा ख्याल ये है कि ईरानियों ने अमेरिका की एरोगेंस पिछले 47 साल में देखी है। मैं हिस्टोरिकली साबित करने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये 1998 साल है, जुलाई का महीना है, शायद 4 तारीख है। ईरान का एक सिविल एयरलाइनर अमेरिकन शिप ने, जो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकन शिप खड़ा था, उसने एक मिसाइल मार के वो जहाज मार गिराया था। सिविलियन एयरलाइनर, 290 लोग अपनी जान से गए थे, 6 पाकिस्तानी भी उसमें जान से गए थे, 54 बच्चे भी अपनी जान से गए थे। और एरोगेंस का ये आलम था कि बजाय ये कहा जाए कि हमने गलती की, जॉर्ज बुश जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम माफी मांगे। $62 मिलियन कंपनसेशन दे दी थी, माफी नहीं मांगी थी अमेरिकन ने। ये एरोगेंस होती है। आप सोच सकते हैं कि ईरान ने अगर अमेरिका का जहाज मारा होता और 290 लोग जान से जाते तो क्या होना था फिर? यहाँ पे तो ये एरोगेंस थी। एरोगेंस ये होती है कि जब आप बहरिया को तबाह करें ईरान की, और क्लेम करें कि हमने ईरान की बहरिया को तबाह कर दिया है, तो ये ना कहें कि हमने डिस्ट्रक्शन किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने इतने जहाज, उनके 60 या 160 समंदर की तह में पहुंचा दिए हैं, हम इन पर कब्जा भी कर सकते थे, लेकिन हमें डबो के ज्यादा मजा आता है। ये एरोगेंस नहीं तो क्या है? एरोगेंस ये नहीं तो क्या है कि 2015 में जब JCPOA साइन हुआ दिसंबर में, तो नवंबर 2013 में ये इंटरिम एग्रीमेंट हो गया था। यानी कि 25 महीने लगे इंटरिम एग्रीमेंट JCPOA, जिसके तहत ईरान ने 8 टन न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल दिया रूस को वॉलंटरली, बगैर जंग लड़े। उसके बाद कहा गया था कि आपसे सैंक्शन उठा ली जाएंगी, वो सैंक्शन नहीं उठाई गई। 25 महीने जिस मुआहदे को इंटरिम से लेकर फाइनल एग्रीमेंट तक लगे, 36 महीनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने के बाद उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया और कहा कि इसको मानते ही नहीं है। और ये JCPOA सिर्फ स्टैंड लोन अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं था, उसमें इंग्लैंड भी शामिल था, उसमें जर्मनी भी शामिल था, उसमें यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मुल्क शामिल थे, एज ए पार्टिसिपेंट शामिल थे। लेकिन फिर भी अमेरिका ने आउट ऑफ एरोगेंस ही बाहर फेंक दिया था। ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह माजी में ईरान ने बर्दाश्त किया और बहुत सारी जगहों पर कह रहे हैं कि बैकवर्ड पर उसको जाना पड़ा, लेकिन दिस इज टाइम फॉर देम कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि अभी हम आंखें दिखा सकते हैं अमेरिका को, मगरिब को। ठीक हो गया। मंसूर जाफर साहब, जंग जो है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। बाबुल मंदब जो है उसकी बंदिश, और साथ में सऊदी अरेबिया पर और सऊदी अरेबिया का हूसियों को अटैक करना, क्या फोर्स ही कर रहे हैं कि मतलब इजराइल अब एक तमाशबीन की हैसियत से बाहर बैठा हुआ है इस पूरी जंग में, किसी जगह उसका कोई पार्ट नहीं है। अमेरिकन ने भी 13 रोज़ बाद हमने जो है उनको भी बंद किया है, लेकिन ऑन द अदर साइड हूसी और साथ में जो सऊदीज है वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। देखिए जी, इस वक्त हकीकी मानों में वो जो एक इल्ज़ाम थे दोनों फरीकों पे कि ये एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, खासतौर पर यमन के अंदर, जिस अंदाज से जो सऊदी हमायत याफ्ता है, जिसे बैन अक़वामी तौर पर तस्लीम करदा हुकूमत कहा जाता है। अब सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है, जो वो हमले कर रहे हैं, कि ये तो बुनियादी तौर पे वो यमन जो जनूब के अंदर बेस जो बैन अक़वामी तौर पर तस्लीम करदा हुकूमत है, वो सना पर हमले कर रही है, हम तो नहीं कर रहे हैं। अब इसी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो ईरान इख्तियार कर रहा है कि ये तो हूसी हमले कर रहे हैं, इसका हमारे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। और इराक़ी साहब का भी आप स्टेटमेंट देखें, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को स्कॉट फ्री करने की कोशिश की है कि हमारा उसके साथ कोई लिंक नहीं है। और उसको कुछ हिस्टोरिकल उनके जो डिस्कॉर्ड चले आ रहे हैं, खासतौर पे जो 2015 के बाद और 17 और फिर 22 के अंदर कुछ माहदे हुए जिसके तहत कुछ पाबंदियां मरहलावार हटाई जानी थी, उन बातों का शाखसाना करार दिया जा रहा है। तो ये जो मौजूदा क्राइसिस है उसके साथ तो उसे लिंकअप ही नहीं किया जा रहा। और यही वजह है कि इस वक्त आपके इल्म में होगा कि जब ये ईरान का सीज फायर का मामला तय पा रहा था, तो उस वक्त भी लबनान के मामले को और साथ दीगर जगहों पे जो जंग जारी थी
उनमें सीज फायर को भी क्लब करने की बात की जा रही थी। अब इसी तरीके से इस पूरे कज़िये के अंदर यमन का ये मौक़िफ़ है कि वो जो माजी के जो उनके साथ इस माहदात हैं या जो उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स थे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उनको भी इस मौजूदा क्राइसिस के अंदर एक ही हल्ले में वो हल करवाना चाहते हैं कि जो चीज़ उस वक्त हल ना हो सकी अब इसकी आड़ में हो जाए। अब ये है तो बड़ी टैक्टफुल किस्म की मूव, लेकिन इसके लिए जो टाइम चुना गया है मैं समझता हूँ वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ऑलरेडी आप नए हॉर्मोज की बंदिश की वजह से आपके इल्म है कि बैन अवी जो खासतौर पे शिपिंग लेन्स हैं उनके लिए इस वक्त मुश्किलात हैं और वो इस आप नए बिलाशुबा एनर्जी क्राइसिस दुनिया ने देखा और जो दुनिया की इकॉनमी को जिस तरह से उसने हिलाकर रख दिया वो दुनिया के सामने भी एक नया जो है तनाज़ा खड़ा हो रहा है। चीज़ साहब जल्दी से इस पर कमेंट कीजिएगा, मुझे शो क्लोज करना है। सऊदी अरेबिया और हौसीज़ ये अब आमने सामने है, ईरान की प्रॉक्सी और सऊदी अरेबिया, क्या लगता है कि जंग मजीद फैल जाएगी रीजन में? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जी। ईरान ने बुनियादी तौर पर सिर्फ लेटरल एस्केलेशन नहीं की बल्कि वर्टिकल वो भी की एस्केलेशन की है। जॉर्डन तक जो हमले किए हैं वो एक रीच दिखाना मकसद था, अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये बताना मकसद था कि हमारी नेवी और हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो एलिमिनेट नहीं कर सके वो अब वो एक न्यू डायमेंशन खोलना चाह रहे हैं बाय प्रेशराइजिंग सऊदी अरब, क्योंकि उनको पता है कि सऊदी अरब का बहुत ज्यादा एक मैंडेट भी बहुत ज्यादा है, उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, और खास तौर पर अभी जो न्यूक्लियर पीसफुल ट्रांसमिशन की बात हो रही है कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी उस पर वो सऊदी अरब को अंडर प्रेशर लाना चाह रहे हैं कि अगर आपने प्रो अमेरिका कोई बात की या अमेरिका से कोई डील की तो हम आपको कन्फ्रंट करेंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है एज पर द डिफेंस एग्रीमेंट दैट वी हैव विद सऊदी अरब। ठीक है, मतलब पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली मुश्किल पोजीशन बन जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोसेस मेंबर आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।